बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का क्वेश्चन हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का। पेपर है मई जून अटैम्प्ट 24 और वेरिएंट है 2। क्वेश्चन नंबर की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। T&Y के नाम से दो पार्टनर्स हैं जो लॉयर्स हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स। सबसे पहले आके हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि जी इनकम स्टेटमेंट बनानी फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2024। तो इसका मतलब ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 मई 2023 को। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हमने एक रफ आइडिया ऊपर से तो ले लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट के बाद हमने जो दूसरी चीज़ समझनी होती है वो हमने एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है। तो एडजस्टमेंट्स की बात करें तो पहली एडजस्टमेंट में उसने कहा रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ $1920। ये कितने टेन्योर को कवर कर रही है? 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। देखो, मार्च 2024 और अप्रैल 2024 ये तो हमारे ईयर एंड में आ रहे हैं, क्योंकि देखो ना हमारा ईयर एंड 30 अप्रैल को हो रहा है। लेकिन इस अप्रैल के बाद का जो टेन्योर है, जो बाकी 10 ईयर्स हैं, क्योंकि ये पूरे एक साल की पेमेंट है, तो जो बाकी 10 ईयर्स हैं वो प्री पेड है, हमने एडवांस में पे कर दिया। तो उस मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो पेमेंट यहाँ पे तो नहीं आनी चाहिए ना, तो हम उसको माइनस करेंगे। कैसे हम यहाँ से रिवर्स करेंगे? 1920 ये जो टोटल फॉर द ईयर है इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का एक्सपेंस आ जाएगा, और इस 1 मंथ के एक्सपेंस को हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। तो ये देखो, ये मैंने सॉल्व कर दिए। 1920 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1600 हमारे पास प्री पेड एक्सपेंस है, वो हमने माइनस कर दिया और साथ में लिख दिया C.A कि अगर हमने SOFP बनानी होगी तो ये वहाँ पे एज ए करंट एसेट भी जा रहा होगा। चलते चले जाएं। फिर उसने कहा 30 अप्रैल 2024 $1800 फॉर सैलरीज वॉज ड्यू बट अनपेड। आपने सैलरीज जो पे करनी थी, हमने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। तो इसका मतलब एक्सपेंस भी इनकर हो गया और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। तो हमने इस 1800 को, ये वाला 1800 जो है, हमने इस 1800 को जाके सैलरीज़ में, ये देखो सैलरीज़ की जो वैल्यू है सैलरीज़, उसमें ये सैलरीज़ की अमाउंट के अंदर मैंने प्लस आगे लिख के 1800 ऐड कर दिया, और ये करंट लाइबिलिटी भी होगी SOFP के अंदर। जनाब, दो हमने इस क्वेश्चन में नहीं बनानी, बट ये बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए फर्दर क्वेश्चंस के लिए। इरिकवरेबल डेट उसने कहा कितने, कि भाई हमें पता चल गया 670 के जो डेट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है। आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो ठीक है, हमने जाके ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस कर दी। ये ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है, ये 670। एक तो ना सिर्फ हमारे रिसीवेबल्स को कम कर रहा है, बल्कि ये 670 हमारे लिए एक्सपेंस भी बन जाएगा। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑन फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट उसने कहा कितने परसेंट? 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन। भाई सीधा सीधा सा मामला है, ये तो बड़ी आसान है ना, मुश्किल ही नहीं है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उसने बनाया है। उसने कहा कि जी फिटिंग एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट 70,000, तो इसके ऊपर 15% चार्ज करेंगे, तो डेप्रीसिएशन ये देखो 10,500 आ जाएगी फॉर द ईयर। और अगर SOFP बनानी होगी तो उसमें फिर कंबाइंड आएगी, ओल्ड 31,500 प्लस फॉर द ईयर एज वेल, बट इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 10,500 आएगा। चलते चले जाएं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। इसका मतलब पार्टनर ने लोन भी प्रोवाइड किया हुआ है, उसके ऊपर जो लोन है वो ऐसा ही एक्सपेंस बनेगा जैसे हमने बैंक से लोन लिया और वो एक्सपेंस बनता है। फिर उसने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 5%, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर एनम, सैलरी ऑफ वाई 10,000 पर एनम। रेजिडुअल प्रॉफिट जो बचेगा वो दोनों में 60 और 40 की रेशो से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनाब, यहाँ तक मामला भी क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, चलते चले जाएं। अब हम इसको फर्दर अगर समझें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमने सारे मामलात यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। बस इनकम स्टेटमेंट के हवाले से हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या ये वैल्यू 6% के अकॉर्डिंगली ही है? तो 6% के अकॉर्डिंगली कैसे हम देखेंगे? अच्छा, लोन की वैल्यू है कितनी? लोन है उसने कहा लोन ये है 20,000, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6% करेंगे तो आंसर आएगा 1200, और देखो बाई चांस 1200 ही पे किया हुआ है। अच्छा, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया। हाँ, अगर डिफरेंट होता तो फिर हमने एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी थी। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मामला है। अब हमने क्या करना है? ट्रायल बैलेंस के फ्लो को फॉलो करना है हमने। अगर आपने देखो वैल्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के लिखोगे ना तो एग्ज़ाम प्रेशर में गलती के चांसेस हैं। अब वहाँ पे चीज़ें स्किप कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर एडजस्टमेंट्स को पढ़ के यहाँ पे सॉल्व करके बाद में ट्रायल बैलेंस के फ्लो से चलना है। सबसे पहले क्या आ रहा है? रेवेन्यू आ रहा है इसमें,
तो भाई हम रेवेन्यू लिख देंगे जाके, ये इनकम स्टेटमेंट में हमने लिख दिया रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं होगी, नो ओपनिंग इन्वेंट्री, नो क्लोजिंग इन्वेंट्री, कोई परचेजेस नहीं, सिंपली सेल्स के बाद एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और ख़त्म बात, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा जी, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा दूसरी चीज़ है सैलरीज। सैलरीज कहाँ पर आएंगी, एक्सपेंसेस में आ गई, ये लिख दिया, बिल्कुल सही है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा रेट्स एंड इंश्योरेंस। देखो ये एडजस्टमेंट्स में हमने 1600 माइनस किया था, याद है ना, तो 17320 माइनस 1600, ये पूरी कैलकुलेशन आपने शो करवानी है एग्जामिनर को कि कैसे 1600 कैलकुलेट किया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 15720, वो भी लिख दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपली ये ऐसे ही आ गया। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाएँ तो ऑफिस एक्सपेंसेस 6150, वो भी आ गया। फिर आ जाएँ 1200 लोन है, लोन के ऊपर एक्सपेंस है, वो देखो ये फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रेमिसेस एट कॉस्ट एसओएफपी के आइटम है, फिटिंग एंड इक्विपमेंट एसओएफपी की आइटम है, लेकिन इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, वो कितनी है 10,500, तो 10,500 हमने डेप्रिसिएशन ये देखो यहाँ पे लिख दी। अच्छा जी, उसके बाद कैश एट बैंक एसओएफपी के आइटम, कैश इन हैंड एसओएफपी, लोन फ्रॉम तदीन एसओएफपी, कैपिटल, करंट, ड्राइंग्स, ये तीनों चीज़ें ना सिर्फ एसओएफपी में काम आएंगी बल्कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में भी काम आएंगे। सो हमारा ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब हम जाते हैं जनाब, सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी ये कह रही है, वो कह रहा है कि 30 अप्रैल 2024 को अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। भाई अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट जैसे बनती बिल्कुल वैसी की वैसी इनकम स्टेटमेंट है, कोई चीज़ नहीं, बस उसमें एडिशन हमने कर देना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, दैट्स इट। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। अभी हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हुए कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था, वो आया था हमारे पास 103,780। तो देखो हमने यहाँ पर जाके लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 103,780। जनाब अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है कैसे, उसने परसेंटेज हमें ऑलरेडी बता दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो जनाब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, तो ये ड्राइंग्स की वैल्यू है। अब देखो टी की वैल्यू कितनी है 34,300, वाई की कितनी है 46,500, तो दोनों का हमने क्या किया, अब 34,300 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 5%। तो जनाब आंसर जो आ रहा है ना वो कुछ ये वाला आपके पास आ रहा होगा। सही हो गया, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह y के 46,500 को मल्टीप्लाई किया 5% के साथ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2325। ये दोनों वैल्यूज़ बिज़नेस के लिए इनकम है, तो हमने ऐड की, तो नई वैल्यू बिज़नेस के लिए जो होगी 107820। जनाब फिर उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यूज़ कितनी थी, देखो एक की है 125,000, दूसरे की है 85,000, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को पकड़ा, उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विच इज़ 3%। तो अब आप मल्टीप्लाई करो, 125 को मल्टीप्लाई बाय 3% करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो जनाब 3,750, वो यहाँ पर आ गया। इट्स बेटर टू शो द कैलकुलेशंस ओवर हियर। और उसके बाद इसी तरह हमने सेकंड को भी कैलकुलेट किया, कितना 85 को हमने मल्टीप्लाई किया 3% के साथ, तो हमारे पास वो वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। फिर सैलरी भी तो है, एक पार्टनर एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है, इसको ऊपर एक्सपेंसेस में आम सैलरीज के साथ कभी भी ट्रीट नहीं करना। पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है वो नीचे अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस होगा, तो हमने वो भी यहाँ पर लिख दिया। तो इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का और ये सैलरी, इन दोनों को तीनों को टोटल किया तो आंसर आ गया 16,300। अब 107,820 में से ये माइनस किया तो हमारे पास नेट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा वो 91,520। अब ये अल्टीमेट प्रॉफिट है जो बेसिकली इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो हमने उठाया है। और वहाँ पे ये देखो जो इनकी रेशो है, कितनी रेशो है, 60% पहले का है टी का और 40% वाई का। तो 91,520 को मल्टीप्लाई बाय 60% किया तो ये आंसर आ गया, और फिर अगेन 91,520 जो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कैलकुलेट किया है उसको 40% से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रॉफिट आ गया। जनाब अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते आए तो उसने अगली बात क्या बोली, उसने कहा वन रीज़न वाई द पार्टनर्स माइट कंसीडर रिड्यूसिंग देयर ड्राइंग्स। बिल्कुल ठीक है, देखो टू अवॉइड डेबिट बैलेंस ऑन देयर अकाउंट करंट अकाउंट, उनका कैपिटल का जो शेयर है, इक्विटी का शेयर है, वो अल्टीमेटली ओवरऑल कम होता जाएगा ना, वैसे तो करंट अकाउंट में डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। फिर टू कीप द कैश इन द बिजनेस टू बेनिफिट बिजनेस लेस प्रॉफिट मेकिंग लॉस। ठीक है, अब ये
ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना। टू कीप द कैश, विड्रॉइंग करते रहोगे तो कैश कम होता चला जाएगा ना। और अब फिर उसके बाद उसने क्या कहा, टू रिड्यूस इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। देखो आप जितनी ज़्यादा ड्राइंग करोगे तो पार्टनर्स का उतना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। पार्टनर्स अपनी ड्राइंग के ऊपर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस को पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो भी फ़ायदा हो रहा है पार्टनर को अगर ड्राइंग कम करेगा। फिर उसने कहा विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द पार्टनर इंटेंशन टू कंटिन्यू ट्रेडिंग इनडेफिनेटली गोइंग कंसर्न। आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बिजनेस आपको कोई ऐसा मतलब मसला नहीं नज़र आ रहा कि ऑनर्स उसको बंद करना का सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है या कोई मेजर लॉस हो गया है, बिजनेस आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। फिर उसने कहा एडवाइज टी एंड वाई वेदर और नॉट दे शुड ऑफर रेम अ पार्टनरशिप, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ऑफरिंग रेम अ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि एक नया पार्टनर आना चाह रहा है। सो द पार्टनर्स एम्प्लॉय वन लॉयर एंड ऑफिस स्टाफ। द लॉयर Lakia is paid $25,000 but has decided to leave. T and Y have found a replacement lawyer, Rhyme. He has worked as a lawyer for 15 years and is well known for in the local area. However, Rhyme wants to be the partner in the business rather than an employee and would expect 40% of the residual profit. कितने परसेंट? 40% जनाब। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, अब हमने डिसाइड करके बताना है कि क्या ये वाकई बेनिफिशियल है, जस्टिफाई करना है हमने। प्लस और माइनस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने। तो अब ज़रा देखते हैं जनाब। अब जो बेनिफिट है, द बिजनेस विल बेनिफिट फॉर द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस जब हमारे पास एक पार्टनर एड ऑन होगा तो बेनिफिट तो देगा। कंट्रीब्यूट, फिर राइम क्या है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर, क्योंकि वो वेल नोन है। देन शेयर वर्कलोड, ऑफ कोर्स वर्कलोड शेयर हो जाएगा ना, पार्टनर ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होंगे। फिर शेयर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लॉसेस, ये भी बेनिफिट होगा। और वो फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाएगा बिजनेस में। उसके अलावा दे मे नीड टू स्पेंड लेस ऑन ऑन एडवर्टाइजिंग एज राइम वेल नोन इन द एरिया। ऑफ कोर्स उसके लिंक्स बड़े अच्छे होंगे तो बिजनेस को ला रहा होगा। अगेंस्ट की तरफ जाएं तो उसने कहा प्रॉफिट वुड नीड टू बी शेयर्ड विद राइम। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम इसलिए पढ़ लेंगे को हम कुछ 4 से 5 पॉइंट्स पता होंगे तो कुछ 2 पॉइंट्स हमें एग्जाम में याद आ रहे होंगे जो फ़ौरन हम विदाउट थिंकिंग लिखने की पोजीशन में होंगे। तो इट्स बेटर टू राइट ऑल ऑफ द पॉइंट्स विद योर ओन हैंड सो दैट आप उनको समझ सको, उनको मेमोराइज कर सको। लेकिन प्लीज़ समझ के द प्रॉफिट वुड नीड टू बी शेयर्ड विद द राइम, ये नुकसान तो है अगर तो उसके बाद आ जाएं। फिर उसने कहा कि प्रॉफिट शेयर वुड बी ग्रेटर दैन एन एम्प्लॉय सैलरी। बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय को हायर करना कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन फ़ायदा भी तो ऊपर हो रहा था ना, रिस्क भी शेयर हो रहा था। फिर प्रॉफिट शेयर विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिल्कुल ये भी होगा। प्रॉफिट शेयर उसको जा रहा है 40% अगर हम वाकई देंगे तो। दे वुड नीड टू टेक अकाउंट ऑफ राइम्स व्यूज़, देयर मे बी अ डिसएग्रीमेंट। जब नया पार्टनर ऑन पैनल आएगा तो ऑफ कोर्स हमें उसकी डिसीजंस को भी इंपॉर्टेंस देनी है, उसकी ओपिनियंस को भी इंपॉर्टेंस देनी है। और दे वुड बी लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ राइम। भी अगर नया पार्टनर कोई भी ब्लेंडर करता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो जनाब आज के लिए ये था। और 1 मार्क आपने रिकमेंडेशन, देखो आपने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए तो 2 पॉइंट्स उधर से मिल गए प्रोज से और 2 पॉइंट्स कॉन से मिल गए और 1 आपका सजेशन का होगा जो भी आपको लगता है। ठीक है, ओके।